अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? 8 दिन रह गए हैं जनाब इलेक्शंस होने में। सोचा है आप लोगों ने किसको वोट देना है? ठीक है, आपकी अपनी पसंद नापसंद एक तरफ, लेकिन ये भी तो देखें कि ऐसा कौन सा शख्स होगा जो कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके जाएगा। सवालात वैसे आप लोग पूछ रहे हैं, आपके पास जब भी कोई शख्स आ रहा है कि भाई मुझे बताएं कि दहशतगर्दी के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, ये बताएं कि जी मुआशी पॉलिसी आप लोगों की क्या है। वादे तो और दावे तो आप बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आपके पास ये मुआशी एक्सपर्ट कौन है। ये कहीं वो पुराने ड्राइवर तो नहीं जिन्होंने आके आप ही की मुल्क की मुआशी की जो मुल्क की मुआशत की जो गाड़ी है इसको अच्छी खासी ठोकर लगा दी है। वो कितनी सही गाड़ी ठोक दी हो, कहीं वो पुराने ड्राइवर्स तो नहीं है। ये तमाम तो चीज़ें जो है ना ये बड़ी मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क गुजरा है नहायती मुआशी मुश्किलात से। उसको निकालने के लिए डॉक्टर्स तो अच्छे चाहिए ना। पुराने डॉक्टर जो पहली चीज़ें डायग्नोस अच्छा ना करा, वो आगे जाके चीज़ें डायग्नोस अच्छी कैसे करेगा। मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसमें देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस कैंडिडेट के बारे में सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल में सॉफ्ट पहलू रखता हो। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने अच्छा फैसला करना है। ज़रूर किसी ऐसे शख्स को चुनिएगा कि जिसके होने से आपके मुल्क में जो हमारी अक़लीती बिरादरी हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो थ्रेटन फील ना करें। उनको भी एहसास हो कि हाँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ये जो पार्टी आ रही है, ये हमारे दुखों के लिए भी आवाज़ उठाएगी। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे झंडे में सिर्फ एक हरा रंग तो है नहीं, सफ़ेद रंग भी है। तो वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि जो सफ़ेद रंग से ताल्लुक़ रखने वाली जो माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानो माल की हिफाजत भी हो, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत भी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा ये भी, जल्दी अभी मैसेज करें 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड लिखें। बहुत से लोगों को तो पता नहीं है कि उनका हल्का कौन सा है, ठीक है, और उस पर पता लगाइए कि आपका हल्का कौन सा है। वोट आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में आप मुझसे शिकायत ना कीजिएगा कि जी हमारी सुनी नहीं जा रही अगर आपने वोट ना किया तो। इस हवाले से मुझे बात तो करनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रहेंगे 8 दिन बाकी, मैं इससे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ज़रा अच्छी खबर देती चलूँ, और वो अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में टॉप ट्रैवल शो में अवार्ड अपने नाम कर लिया है। और सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से होने वाले इस इवेंट में 550 से ज़ायद टूर कंपनीज़ और दीगर सियासत से मुतालिक शोबे शामिल थे, और तकरीबन 190 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया था। ट्रैवल एंड एडवेंचर शो 2024 में पाकिस्तान पवेलियन को बेहतरीन इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। वाओ, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ टू स्टार्ट आवर डे विद। सो इंशाल्लाह जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा है, क्योंकि आप, मैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो और पाकिस्तान की अच्छी इमेज पाकिस्तान से बाहर जाए। अब आज जी इलेक्शन से 8 दिन रह गए हैं, और जैसे जैसे दिन जा रहे हैं सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। और इस आम इंतखाबात में हमने देखा कि सियासी जमातों ने अपने अपने मंशूर बहुत देर से पेश किए हैं। वोट देने से पहले अवाम को मालूम होना चाहिए कि किस पार्टी को मंशूर अवाम दोस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी के मंशूर तो पहले ही आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अपने इंतखाबी मंशूर अवाम के सामने पेश कर दिए हैं। वैसे जितनी भी पार्टीज़ ने अभी तक अपना मंशूर सामने रखा है, उसमें अपने ट्रांसजेंडर्स के हुकूक़ के हवाले से, जो स्पेशल अफराद हैं उनकी जो है राइट्स के हवाले से कोई ख़ास खातर खा बात नहीं की गई। क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी चीज़ है, हम इसको पता नहीं क्यों मिस कर रहे हैं और इस पर बात भी नहीं कर रहे, और फिर उसके बाद हम कहते हैं जी जो आफात है मुल्क में क्यों आती हैं, बिकॉज हम देख नहीं रहे कि जी क्लाइमेट चेंज है, इस पर बात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खैर, मुस्लिम लीग नून का मंशूर तो आपके सामने। बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ी एग्रेसिव सियासत कर रहे हैं, बड़े जारहाना किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हमें पुरानी सियासत की तर्ज अमल से बाहर निकलना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी वही चीज़ कर रहे हैं जो कि पहले सियासतदान करते नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं ज़रा आपको सुनवाती हूँ। अवाम की इंतखाबी अदालत से पहले जियाले कायद इस्लामाबाद के तुलबा की अदालत में पेश। मुल्की मसाइल, उनके जिम्मेदारों और हल से मुतालिक चुपते सवालात पूछे गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खंदा पेशानी से जवाबात दिए। Have you forgotten रोटी, कपड़ा और मकान? बिकॉज मैं नई सोच को तभी चुनूंगी जब मेरी बेसिक नेसेसिटी पूरी होगी। अगर हम नई सोच की तरफ नहीं जाते हैं तो आप चाह रोटी, कपड़ा, मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो,
वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते। नफरत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है। मेरा कोशिश ये होगा कि मैं ये नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करके आगे बढ़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत की खराबी का जिम्मेदार साबिक PTI और PDM हुकूमतों को करार दे दिया। क्या रुकावटें वगैरह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की वगैरह जो हासिल वगैरह नहीं हो रही? जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। खान साहब के इकोनॉमिक टीम और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम था, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत खेला, जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। What would be the implementation plan for this manifesto? प्लान ये है कि हुकूमत बनाए और इस पे अमल दरामद करे। अच्छा, यहाँ तो देख रहे क्योंकि वहाँ पे नौजवान लोग मौजूद थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद भी जवान हैं और अच्छा लगता है कि अब अच्छी टोन में अब बातचीत सारी करें। लेकिन जब आपने PDM हुकूमत के वाले से बात की तो उसी PDM हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। ऐसे हम देख रहे हैं कि जी जो तकरीरें हैं, बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें मरीम नवाज़ साहिबा भी कर रही हैं। मैं अपनी टीम से चाहूँगी कि वो भी ज़रा कुछ क्लिप है वो लोगों के सामने रखें। सब गलियां मेरी आजमाई हुई हैं, ये सब बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जब नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, पूरे मुल्क का इलेक्शन एक तरफ था, इस हल्के का वो जाली इलेक्शन एक तरफ था। कलसूम नवाज शरीफ के मुकाबले में पूरी रियासत ने कलसूम नवाज का मुकाबला किया। ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसके दुखों की, कुर्बानियों की दास्तानें लिखना शुरू कर दे तो स्याही सूख जाएगी। लेकिन वो दुख उसने क्यों उठाए? वो दुख उसने आप लोगों के लिए उठाए। वरना जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सब के साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। उनको तकलीफ है कि लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। ये वही लाहौर था जहां हर चंद माह के बाद एक नया मंसूबा आता था आपके लिए। एक एक वोट इस मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। सब निकलेंगे, मोहल्ले मोहल्ले मुस्लिम लीग नून का पैगाम पहुंचाएंगे और 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। और 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठा के पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। चलिए जी, बड़ी जारहाना तरीके से कैंपेन हो रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, और इनको ये लगता है कि जो मुकाबला है वो उन दोनों के दरमियान है। ऐसे ही होगा या फिर कोई छोटी पार्टी भी बड़ा अपसेट कर सकती है। खैर जी, इन तमाम तो सूरत हाल के वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आसिम, सबसे पहले तो हम ये देखें कि जी पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या फिर MKM और जमात इस्लामी, सभी इमाम को जो है ना वो रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत दे रहे हैं। इन जमातों के मंशूर में क्या कुछ नया है, मुझे बताएं। मतलब परफॉर्मेंसेस तो सबकी हमने पहले देखी हुई हैं, लेकिन इस बार नया मंजन क्या इनके पास? बहुत शुक्रिया मदिया, आपने जो गुफ्तगू की और आपने तकरीबन जो इनके मेन फीचर्स थे वो तमाम आपने दिखा भी दिए, बता भी दिए। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें देखने में आई। मुस्लिम लीग नून का 2013 में लास्ट मंशूर बना था और 2018 में जो मंशूर था वो वोट को इज्जत दो था, लेकिन वो भी स्प्लिट था और वो खिदमत को वोट दो और वोट को इज्जत दो दोनों मिक्स करके थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन वोट को इज्जत दो कामयाब था। वो एक नारा था। इस मरतबा 2013 के बाद इस मरतबा इन्होंने फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर बनाया। उस वक्त था खुद मुख्तार खुशहाल पाकिस्तान, अब बनाया है पर्सनैलिटी बेस पाकिस्तान को नवाज दो। मतलब अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान को दे तो जो पिछड़ा रुका हुआ काम है, जो हमने पहला अपना मंशूर लेके चले थे, हम वो आगे लेके आएंगे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने अपना एक सियासी स्टंट खेला है और उन्होंने उसके मंशूर को ना वोट को इज्जत दो रखा, ना खिदमत को वोट दो कहा, ना उन्होंने खुद मुख्तार पाकिस्तान कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ नवाज शरीफ दे तो हम आगे चलेंगे। तो ये उनका स्लोगन है और इसी के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ अपने पॉइंट्स को एलेबोरेट किया है कि एजुकेशन के ऊपर बात की है। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी जो हकीकत के करीब है, वो है IT सिटीज बनाना। पाकिस्तान के तमाम बड़े सूबों में एक एक शहर को IT बेस्ड सिटी बनाया जाएगा। ये एक चीज नजर आई जिस पर अगर काम हो तो पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उसके लिए
ना सिर्फ नौकरियों के मौके मिलेंगे बल्कि पाकिस्तान में तो चीजें तो बहुत आसान आपको पता ही है कि पहले भी चीजें बड़ी कहते रहे हैं। वो तो जनूबी पंजाब के वाले से भी आपको याद नहीं है कि उसको सूबा बनाना है, उस पर भी बड़ी आवाज उठी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से बात की, हुआ उस पर कख में नहीं। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये सारे में इसीलिए मैंने कहा कि ये मंशूर जो है, अगर हम मंशूर को सिर्फ अगर मुझे आप वन लाइनर लें तो ये है पर्सनैलिटी बेस्ड। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही नारा के जनाब नवाज शरीफ लेके आए और उसके बाद हम अपने काम करके दिखाएंगे। अगर हम पीपल्स पार्टी की तरफ चलते हैं तो पीपल्स पार्टी ने जो कहा है कि हमने नई सोच को चुनना है, एक तो उन्होंने वहां पर भी बिलावल को ही पोर्ट्रे किया है। जरदारी साहब मंजर में नहीं है, सामने बिलावल ही है और जो तमाम उन्होंने अपने पॉइंट्स को लेके आए हैं वहां पर उन्होंने वही पुराने पॉइंट्स है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन है उसे चेंज करके पर्सनैलिटी बेस्ड वो भी रहा। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो वहां पर तो हुआ कि उन्होंने तो आइन तोड़ने की बात कर दी, डायरेक्ट वज़ीर आज़म का चुनाव कराएंगे और जो पार्लिमानी सिस्टम है उसे हम उसमें तरमीम करेंगे और 4 साल के लिए होगा इसकी टेन्योर। तो हर तरफ जो है ना वो पर्सनैलिटी बेस अपनी पार्टी की क़यादत को सामने रखते हुए ये मंशूर बनाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि कितना इम्प्लीमेंट इस पर होगा। तो अभी तक अगर हम देखते हैं तो वही होगा, सिर्फ ये चेहरे बदले जाएंगे और शायद हो सकता है कि एक जमात आ जाए, हो सकता है कि दूसरी जमातों का मिलकर एक अलायंस आ जाए और कुछ भी अभी कहना कबल इस वक्त होगा। हाँ, एक चीज है कि इस मंशूर को देख के मुस्लिम लीग नून, लेकिन मुझे बताएं कि अगर एक अलायंस बने आसिम, तो ये जितने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, स्पेसिफिकली अगर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के वो देखूं कि वो उनके पुराने साथी थे, वही कह रहे हैं ना कि इनकी तो हुकूमत खत्म है, अभी 6 माह भी नहीं हुई, इनकी 6 माह भी नहीं हुई पीडीएम को खत्म हुए हुए, लेकिन उनके तमाम जो तीरों के जो रुख है ना वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हैं। तो वो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि अगर एट द एंड ऑफ द डे इनको फिर कोलिशन वाली कोई हुकूमत बनानी पड़ जाए? तो देखिए मदिया, सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं है और मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो जो हुकूमत में जाता है। इमरान खान कहते थे कि मैं शेख रशीद को अपना चपरासी नहीं लूंगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस पोजीशन में रहे। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं एमक्यूएम के बारे में भी क्या कुछ बातें की, फिर वही पार्टी नफीस होगी, फिर वो नफीस हो गए लोग। जी बिल्कुल, फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से कहते थे शहबाज शरीफ कि मैं इनके पेट से जरदारी साहब के पैसे निकालूंगा, वो वहां शेर शक्कर हो गए। इसी तरह एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहते थी, वो इनके साथ मिल गई। तो ये सियासत के अंदर कोई चीज हरफे आकर नहीं है। अगर अलायंस की होगी तो इन सब ने मिलकर ही हुकूमत भी बनाएंगे। ये आज जो नारे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखाने के लिए है कि जनाब हम अपना मंशूर लेके आए, हम जितने ज्यादा वोट अट्रैक्ट कर सकते हैं हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर लें। मुझे आसिम चले अब जरा ना हम अवामी मंशूर के वाले से बात करते हैं। ये तो इनके मंशूर हैं, ये तो उनके मंशूर हैं जो मंशूर लेके अवाम में जा रहे हैं। लेकिन देखिए हमें यहाँ पे पता है कि ठीक है हमारा ये मसला, मौशी मसला हमारे लिए कितना बड़ा सामने है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का मसला हमारे लिए कितना है, दहशतगर्दी का जो है वो कितना बड़ा मसला हमारे सामने, बल्कि जिन हमारे सामने खड़ा हुआ है। इन तमाम तर पार्टीज के मंशूर में इनके सद्देबाब के लिए कुछ आपको नजर आया? नहीं, देखिए वो ये अल्फाज का गोरख धंधा सब कुछ है इसके अंदर। हर जगह पे है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ये करेंगे, खारजा पॉलिसी ये होगी, हम ट्रांसजेंडर को भी हम और अकलियतों को उनके हकूक देंगे, हमारा रोड मैप ये होगा, हम महंगाई को इस तरह कम करेंगे, हम जो ज़र मुबादला के ज़खायर है उसे किस तरह बढ़ाएंगे, सब चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, असल में मंशूर है अवाम चाह रही है कि हमें इस महंगाई से छुटकारा दिलाया जाए। अगर इनमें से कोई जमात भी इस मर्तबा इस इलेक्शन में अगर आने वाले 1 साल के अंदर महंगाई को कम नहीं करेंगे तो आप ये मेरे अल्फाज को नोट रखिएगा कि आप देखिएगा कि अवाम इन लोगों के खिलाफ भी फिर सड़कों पे भी निकलेंगे और जो अंदर का एग्रेशन है वो बाहर आएगा, क्योंकि लोगों को वे आउट कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग चाह रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरह आप रिलीफ दें। वो ये नहीं चाह रहे कि आप हमें कोई किताबचा दे दें, ये नारे निकालें, ये जलसे कर लें। लोगों का अगर रिएक्शन है नवाज शरीफ के जलसे में, बिलावल के जलसे में, आईपीपी के जलसों में, पीटीआई के जलसों में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ महंगाई को किस तरह काबू करना, उस पर लोग अपना शॉर्ट आउट देते हैं। अगर हम आसिम इन तमाम चीज़ों की वजह से, बिकॉज ऑफ कोर्स लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, और महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोगों के लिए जीना दूभर हो गया है।
लोग कितना गियर अप हैं, कितने तैयार हैं कि लोग 8 फरवरी को अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपनी किस्मत तब्दील करेंगे? देखिए लोगों को तो इस वक्त जो गहमा गहमी ना वो बिल्कुल आखिरी दिनों में अब शुरू हुई है। हम पिछले हफ्ते जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि ये इलेक्शन हो रहा है। लोगों में थोड़ा सा ये है, लेकिन आप देखिए टर्न आउट बहुत ज्यादा हुआ तो फिर कहते हैं ना टर्न द टेबल्स, वो वाली बात होगी। फिर आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे और ये बड़े बड़े नाम जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। फिर वो ऐसे लोग सामने आ जाएंगे कि आप ना मैं जानता हूँ ना आप जानती होंगी, लेकिन वो फिर वो है कि वो वहां पे बुर्ज सारे गिर जाएंगे, सरप्राइज आएंगे। लेकिन अगर टर्न आउट लेस देन 40 रहता है तो फिर जाहिर सी बात है कि यही जमातें इनमें से ही लोग इन्हें चुनेंगे और इनके कारकुन इन्हें आगे लेके आएंगे। और उसमें फिर ये है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं होगी इस इलेक्शन में। गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्ते सर्दी का शदीद स्पेल चल रहा था लाहौर में, तो चले उस स्पेल में कमी आ गई है, लेकिन अभी भी जो KPK के अंदर और मुख्तलिफ पंजाब के जो बलाई इलाके हैं वहां पर ये स्पेल जारी है। तो एक तो टर्न आउट को ये भी मुतासिर कर सकता है, और अगर बारिश हो जाती है तो वो भी टर्न आउट जो है वो मुतासिर कर सकता है। सेकेंडली लोग मदिया मैं आपको बताऊं, लोग जुड़े हुए हैं अपने मसाइल के साथ, लोग जकड़े हुए हैं बिजली के बिल के साथ, पेट्रोल के प्राइस के साथ और खाने पीने की अशिया के साथ। देखिए लोगों से जब हम बात करते हैं कि यार आप बताएं, वो कहते हैं हम 1000 रुपए का एक दिन का 4 अफराद का नाश्ता घर लेके जाते हैं, डबल रोटी अंडे और एक दूध का पैकेट। तो हमें बताएं तो हमारे हो गए, आप बड़ा मुश्किल हो गया लोगों के लिए सर्वाइव करना। लोग कहते हैं इतना हम कमाते हैं जितना हमारा बिजली का बिल भी आ जाता है। वो कहते हैं हमें ये भी समझ में नहीं आता कि बिजली के बिल में ऐसी क्या चीज़ करें, गैस इतनी महंगी हो गई है, लोग परेशान हैं। आसिम नसीर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। आपको हम ज़रा जो डिफरेंट पार्टीज़ के मंशूर के वाले से बात कर रहे थे कि किसका मंशूर बहुत ज़्यादा अपीलिंग है और किसके मंशूर में हमें दमखम भी नज़र आ रहा है और मंशूर का यही होना चाहिए नहीं होना चाहिए। खैर मैं जल्दी से स्टॉक मार्केट पर नज़र डाल लेती हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मंदी थी, 100 इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद से जो है वो गंवा बैठा। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं। समा के नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, क्या अपडेट है मार्केट की आज? सुबह तो उसका कागाज़ जो है मनफी हुआ था, लेकिन उतार चढ़ाव भी देखा गया मार्केट में। इस वक्त मार्केट जो है वो बस जोन में ट्रेड कर रही है। 100 इंडेक्स जो है वो 270 पॉइंट से ज़ायद प्लस भी है, 63,000 पॉइंट्स की हद बहाल भी हुई है। हम देख रहे हैं कि कुछ जो ब्लू चिप्स शेयर्स हैं मार्केट के, उसके साथ साथ साइड आइटम बोर्ड में भी साइड आइटम जो है उनकी शेयर्स में भी काम हो रहा है। आज थोड़ी सी मार्केट में जो है वो ख़रीदारी देखी जा रही है, मार्केट में सरमायाकार वापस आए, लेकिन ये मार्केट इसी तरह रेंज बाउंड जो है वो हमें इस पूरे हफ्ते नज़र आ सकती है। पिछले रोज हमने ऐसे ही देखा, मार्केट में काफ़ी मंदी आई, 1039 पॉइंट्स की मंदी आई। ये साल की सबसे बड़ी मंदी थी इस साल की, क्योंकि हमारे साल का आगाज़ भी हुआ है। तो ये जो इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं अब, और हम उसकी वजह से सियासी जमातों में कुछ क्लैशेस भी हो रहे हैं, उसको लेकर भी सरमायाकार थोड़ा सा जो है मोहतात हो जाते हैं। कल स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में जो है शरह सूद को 22% पे बरकरार रखा है। उसने अपना स्टांस ये दिया है कि जो उनकी पहली फोरकास्ट थी कि पूरा साल जो महंगाई की सतह जो है वो 20 से 22% रहेगी, वो अब उन्होंने उसको बढ़ा के जो 23 से 25% कर दिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि मार्च से जो है महंगाई की शरह में भी और शरह सूद में भी कमी का उन्होंने इशारा दिया है। और उन्होंने जो इकनॉमिक नंबर्स पाकिस्तान के बताएं कि GDP ग्रोथ जो है वो जो 2 से 3% रहेगी, करंट अकाउंट खसारा हमारा कम हो रहा है, मजीद कम होगा, ज़र मुवालत ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं, आगे जाके भी मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान को आइंदा 5 माह में $5 अरब की जो है बैरूनी प्रिंसिपल लोन वापस करना है, उसका इंतजाम मुकम्मल है पाकिस्तान के पास, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। करेंसी उनका ख्याल ये है कि मार्केट बेस रहेगी, एक्सचेंज रेट, लेकिन मार्केट करेंसी जो है बहुत ज़्यादा उसमें कोई ये उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा, करेंसी मजबूत ही रहेगी। तो ये मार्केट के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। अब मार्केट को इंतजार है कि नया इंतखाबात किस तरह कितने पुरअमन होते हैं और नई हुकूमत जो बनती है उनकी माशी तरजीहात क्या होती हैं। IMF प्रोग्राम में जब वो अगर नया प्रोग्राम लेते हैं तो IMF की क्या शराइत होंगी, ये सब चीज़ें जो है वो सरमायाकार इस पर नज़र रखे हुए हैं। कहा यही जा रहा है कि अब मार्केट जो है जो भी मार्केट की डायरेक्शन होगी वो इंतखाबात के बाद जो है वाज़ेह सिमत उसकी नज़र आएगी। जी, यानी कि बस एक ही हफ्ता रह गया। बहुत शुक्रिया जी, रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद है तो बड़ी हमने इलेक्शन के वाले से बात कर ली, आपका मूड चेंज करेंगे, बड़े मज़े मज़े की खबरें शेयर करेंगे आपके साथ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लोग बड़े परेशान हैं, ख़वातीन ख़ासकर, क्योंकि वो कह रही हैं कि भाई बजट में अब तो सालन बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम तमाम तर पाकिस्तानी खाने में एक चीज़ जो कि ज़रूर डलती है वो है प्याज, और प्याज की सिचुएशन ऐसी है कि छीलो भी ना और आंसू भी बेशुमार। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है क्योंकि हम देख रहे हैं कि डबल सेंचुरी से भी, बल्कि डबल क्या ट्रिपल सेंचुरी से ऊपर हो गया ये हमारा प्याज। इस वक्त सरकारी कीमत में आपको पता है प्याज जो है वो डबल सेंचुरी पर है, तो बाजार में वही बात जो मैं भी आपसे कहती थी कि ट्रिपल सेंचुरी पर है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त एक बाजार में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब, ये बताएं क्या माजरा है, प्याज की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता चला जा रहा है कि पूछने वाला ही नहीं है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि प्याज छीलो तो आंसू आते हैं, और अब कीमत का पूछो तो यकीनन तशवीश भी होती है और आंखों में गम गुस्सा भी उतर आता है। प्याज इस वक्त मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ रेट्स पे फ़रोख्त की जा रही है। मैं जमशेद रोड के बाज़ार में हूँ, यहाँ पे 220 रुपये किलो है, किसी इलाके में ये 240 रुपये है, कहीं 250-260 रुपये किलो तक भी ये फ़रोख्त हो रही है। 300 रुपये तक इसकी कीमत गई थी और 280 रुपये किलो तक जमशेद रोड के बाज़ार में भी ये फ़रोख्त हुई है। बताया ये गया है कि जनाब हमारी प्याज एक्सपोर्ट हो रही है पड़ोसी मुल्कों को, जिसकी वजह से मुल्क में हो गई है शॉर्टेज। अब उसके नतीजे में हो ये रहा है कि बलूचिस्तान और सिंध की जो प्याज है पूरे मुल्क की ज़रूरत पूरी करने से कासिर है, क्योंकि पंजाब और KPK में जो प्याज होती है वो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो नाकाफ़ी है। अब उसके बाद होना यही था कि जब आप बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करेंगे तो प्याज की किल्लत होगी और यहाँ उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। अब ये प्याज जो है करेला और भिंडी की तरह 400 की तरफ जाने के लिए लपक रहा है। सूरत हाल ये है कि अगर 200 रुपये सरकारी कीमत भी मुकर्रर अगर हो गई है तो कम से कम 200 रुपये पे मिल जाए गरीबों को, लेकिन इस वक्त जो सेकंड ग्रेड की प्याज है वो 200 रुपये में और 220 रुपये में मिल रही है। तो अच्छी प्याज की कीमत अंदाज़ा कर लें कि दिल्ली कॉलोनी या क्लिफ्टन डिफेंस के बाज़ारों में कितने की होगी। बुनियादी मसला सिर्फ ये है कि अगर एक्सपोर्ट करना ही है तो कम से कम मुल्क की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए किया जाए। और अभी जो प्याज की नई फसल आई है वो गीली है और अभी वो ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही, और जो नई फसल आएगी वो नवंबर तक आएगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अब शाबान भी करीब आने वाला है और रमज़ान भी आएंगे, जिसमें हमारे यहाँ रोज़ाना पकौड़े बनते हैं और मुख्तलिफ चने चाट वगैरह बनते हैं, तो उसमें इसका इजाफा इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो इस सूरत हाल ये है कि प्याज जो है ना वो 250 रुपये औसतन इस वक्त फ़ी किलो कराची में फ़रोख्त हो रही है। जी सही। तुम्हें तो खुर्शीद भाई, तो वो वाली बात होगी कि प्याज आपको अगर छील भी लो तो आंसू सिर्फ नॉर्मल आंसू नहीं, तो खून के आंसू आपको रुला रहे हैं। इसकी प्राइस भी ऐसी होगी। वे लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो क्या प्याज अब भी खरीद रहे हैं या उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है? नहीं, बाइकआउट नहीं कर सकते, प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन मुझ जैसा आदमी जो पहले 5 किलो ख़रीदता था अब वो 2 किलो या 3 किलो ख़रीदता है कि यार। और अब हमने भी कह दिया कि भाई घर में सलाद का इस्तेमाल कम कर दो, सलाद बनाओ तो खीरा काट लो, मूली काट लो, प्याज मत काटो, या अगर काटो तो उसकी मिकदार बहुत कम रखो। और मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा, होटलों में कलेजा कटता है उससे। होटलों में हम खाना खाया करते थे दाल रोटी, वहाँ पर भी ये प्याज नहीं मिलती। हाँ सही बात कह रहे हैं, क्योंकि प्याज काटने से ना कलेजा कट रहा है। कोई सूरत हाल ऐसी है। बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे, हमारे सीनियर सहाफ़ी जो है मौजूद थे इस वक्त, बता रहे थे कि भाई सिचुएशन क्या है। खुद भी वो बता रहे थे कि अगर वो 5 किलो पहले प्याज देते थे तो अब वो भी जो है वो 3 किलो प्याज देने पर मजबूर हो गए हैं, और बहुत महंगी प्राइस होती चली जा रही हैं। और अगर सरकारी निर्ख 200 रुपये हैं तो 300 रुपये में लोग बेच रहे हैं, तो कैसे बेच रहे हैं? वही बात, वो एक मखलूक जो कि ना आपको ना मुझे नज़र आती है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, पता नहीं इस दुनिया में है भी या कूच कर गई है। मैं बात करूँ प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के वाले से, अगर आपको मिले खुदारा इनको पकड़ें, इनको लेके जाए मार्केटों में, इनसे कहें कि जी बताएं सरकारी निर्ख क्या हैं और ये लोग किस चीज़ में बेच रहे हैं, कुछ एक्शन इनसे कहें लें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। खैर जी, आपको बताते चलें कि भारतीय अदाकार और गुलकार आयुष्मान खुराना को अपने ही मुल्क में काफ़ी ज़्यादा शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हुआ यूँ कि आयुष्मान खुराना ने चंद साल पहले दुबई में कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाया था, जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। और इसके बाद आयुष्मान खुराना को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है, और आयुष्मान ने दुबई में होने वाले कॉन्सर्ट में एशिया की मुख्तलिफ रियासत और ममालिक को भी खराज तहसीन पेश किया था। और ऑफकोर्स जब दुबई में स्पेसिफिकली हमने देखा, जब भी कोई कॉन्सर्ट होते हैं तो जहाँ पर आप भी मौजूद होते हैं तो आपके साथ इंडियंस की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। और अगर आपने अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि टैलेंट की तो कोई सरहद नहीं होती, और आपने उनके लिए उनका मिली नगमा गा दिया जिसके साथ लोगों की इतनी इमोशनल अटैचमेंट है,
तो उसमें बुरी चीज़ क्या थी, बट आई एम श्योर कि उनकी फैमिली को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थ्रेट मिल रहे होंगे। बट आयुष्मान ने अपने पाकिस्तानी फैंस के लिए, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए वो गाना गाया है। बट आप जानते हैं कि वो इंडिया, जहाँ पाकिस्तानी एक्टर्स जो कि पहले एक टाइम पे वहाँ जाया करते थे, बड़ा अच्छा काम, उनके हीरो से ज़्यादा वो मशहूर थे, उनके ख़िलाफ़ जब इतने हो जाते थे और उनके ख़िलाफ़ जहर उगलने लगते थे, तो जब उनका अपना आर्टिस्ट पाकिस्तान का गाना गाते, तो सोचें उस शख्स के लिए अब इंडिया में ज़मीन कितनी तंग कर दी जाएगी। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे ज़रा कराची के हलकों के हवाले से बात करनी। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आज आपके साथ कुछ ना कुछ मैं चीज़ अच्छी शेयर करूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जैसे घर से बाहर निकलती हूँ, लो जी वही टूटी फूटी सड़क, उस टूटी फूटी सड़क के ऊपर जो मेरी गाड़ी जो है वो हिचकोले खाती हुई आती है, फिर मैं कहती हूँ हाई, इसके तो शॉक्स ख़राब हो गए, तो गाड़ी की वो चीज़ें मुझे ठीक करानी पड़ जाएंगी। तो मसले नहीं ख़त्म हो रहे, ये मसले ख़त्म नहीं हो रहे लोगों के, और ज़रूरी है कि मैं आप लोगों से इस मसले के वाले से बात करूँ कि चलें ठीक है, आप तक ये आपके हल्के के उम्मीदवार नहीं आ रहे, तो चलें हम ही आपका मैसेज उन तक पहुँचा दें। कराची का कोई हल्का ऐसा नहीं है जहाँ अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम ना हो। आज हमारे नुमाइंदे हफीज़ बलोच जो हैं वो हल्का NA 229 के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की मुश्किलात क्या हैं। आइए जानते हैं। कौमी असम्बली की नशस्त NA 229 8,13,229 अफराद पर मुश्तमिल है। इस हल्के में कातोर, गड्डाब और मेमन गोट समेत कराची के देही इलाके शामिल हैं। यहाँ के मकीनों को किन मसाइल का सामना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या मसाइल हैं आपके इस हल्के के? यहाँ तो जब इलेक्शन आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत काम वाम हो जाता है, इलेक्शन नहीं है तो बस इसकी तरफ कोई देखते भी नहीं। मसाइल तो बहुत सारे, आप किस किस मसाइल के बारे में बताएंगे? एक भी वोट देने का हकदार नहीं है। ये पानी नहीं है, या अल्लाह देखो, ये सड़क देखो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जानवरों की तरह घूमता फिरते हैं आपस में। आप किसको वोट देंगे? अभी पीपल वाले को हम देगा, भुट्टो साहब की जमाने का हमारा उसके साथ हमारा मोहब्बत है। 229 में शामिल इलाकों की सूरत कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं, कहीं गंदगी के ढेर तो कहीं सीवरेज का नाकिस निज़ाम। यहाँ से लोगों से हम जानते हैं कि क्या कभी यहाँ पर किसी ने आके सफाई नहीं की? नहीं सर, इस रोड का जो है कम से कम 9 से 10 साल हो रहे कि इसी तरह में नज़र आ रहा है। ये PS 229 का हल्का है, शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 19 भी। ये सेक्टर का मेन रोड है, 60 फुट रोड है, जिस पे ज़्यादातर लोग यहाँ से आते जाते हैं और यहाँ से आसानी भी होती है। NA 229 इलाका है जामकंडा। यहाँ पर देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी सिंधी स्कूल, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। कि क्लास के सामने प्रिजाइडिंग ऑफिस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2018 के इंतखाबात में ये पोलिंग स्टेशन था, लेकिन महज 5 साल में इसकी हालत बिल्कुल ख़राब से ख़राब तर हो गई है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि एक शाम के औकात में यहाँ पर नशे के आदी अफराद आकर मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जिसके सबूत यहाँ पर मौजूद हैं। जगह जगह मुख्तलिफ जो दवाइयाँ हैं, बोतलें हैं, उसकी यहाँ पर बिक्री हुई है। इसी हालात में हम ये स्कूल देख रहे हैं। कुछ टाइम चली, फिर जब इनका अपना काम होता है तो सफाइयाँ वगैरह होती है, होटिंग का सिस्टम ये हो, तो कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ सफाई नज़र आती है, वरना तो हम यही हालत देख रहे हैं। अक्सर यहाँ मवाली अपने मंशात वगैरह सब कुछ हर काम चल रहा है। जामकंडी की हालत आप लोग देख रहे हैं पहले से। ये पहले रोड आप लोग देख रहे हैं, 70 लाख का बिल जमा हुआ है, 3 मरतबा बना है, अभी तक इसके नक्शे गए हुए। उम्मीद यही है पीपल्स पार्टी है, सारा वही है इस इलाके का। जी बिल्कुल, ये जामकंडा डिस्पेंसरी बिन कासिम टाउन लिखा हुआ है। ये डिस्पेंसरी कम बल्कि भूत बंगला ज़्यादा लग रहा है। किस्ता हाल इमारत है, यहाँ पर सफाई सुथराई के फुकदान है। यहाँ पर अगर मरीज़ आए तो शायद वो बीमार होकर जाएँ। क्या कहेंगे, ये क्या डिस्पेंसरी के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, दस्तियाब हैं? सर डॉक्टर तो आते हैं, मगर ये सुबह के 9 बजे आते हैं, 11-12 बजे चले जाते हैं, मगर इसके अंदर मेडिकल की कोई सहूलत नहीं है। रवायती तौर पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। क्या कहेंगे, आपने 2018 में किसको वोट दिया और 2024 में किसको वोट देंगे? 2018 में मैंने पीपल्स पार्टी को दिया। पीपल्स पार्टी ने ये रोड का हाल देखो, 3 साल से ये रोड पे अभी तक कारपेट भी नहीं हुआ है। अभी हम लोग नवाज शरीफ को ही वोट दें। ये मलिक जामकंडा पीपल्स पार्टी का गढ़ था। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बर्बाद किया है, आबाद नहीं किया। ये हमारा फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड है, उसको भी बर्बाद किया। गर्ल्स स्कूल है, उसको भी तबाह बर्बाद किया। ये 10 साल से 15 साल से हमारे अब्बू दादा परदादा शुरू से पीपल्स पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हमें सहूलत मौजूद नहीं थी। यहाँ पे सेवरेज बेनोल के ढक्कन नहीं है, 3-4 बंदे अपनी जान लड़ चुके हैं, बेनोल में बच्चे गिर चुके हैं, कोई भी सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है। पहले बेनज़ीर थी, फिर पार्टी सही थी, अभी बेनज़ीर के
लेकिन पीपल्स पार्टी सही नहीं है। ऐसे 229 में ज़्यादातर ज़रई हराजी भी है। क्या कहेंगे ज़िला मलीर का जो ये हल्का है, यहाँ पर बहुत पहले कदीम ज़माने से ही यहाँ पर ज़राअत होती थी, अब क्या सूरत हाल है? बिजली का कमी और दूसरे बिजली का मतलब बिल ज़्यादा है हमारे ऊपर, और बिजली भी नहीं चल रहा है। वो हमारा पेम्प्टी 11 नंबर पेम्प्टी है हमारा, समझे ना। और 4 दिन से जाओ हमारा फसलों का हालत देखो, मतलब कोई सुनने वाला ना तो नहीं है यहाँ का, कोई हमारे गरीबों का कौन सुनेगा। वो फसलों का हालत हमारा देखो क्या हालत है। अच्छा, पहले आपने 2018 में किसको वोट कास्ट किया? अब इंतखाबात होने वाले हैं, तो किसको वोट देंगे? अच्छा, पहले जो हम लोगों ने सर उठाया भुट्टो साहब, पीपल पार्टी को हम लोगों ने वोट दिया, किसी को नहीं। एन 229 में वाक़ मेमन गोट की ये मरकजी मार्केट है। दूर दराज के गोटों के मकीन यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी करते हैं। यहाँ के कारोबारी अफराद को किन मसाइल का सामना है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आइए, 2018 में किसको वोट किया था? मैंने वो नवाज शरीफ में। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? अभी किसका है? पीपी का। मसाले तो ज़्यादातर गटर के होते हैं भाई, और पानी का मसला भी है, पानी सही नहीं आ रहा, टाइम से नहीं आता। और बिजली और गैस की क्या? बिजली की गैस की पूछो ही नहीं। ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इशू है। अच्छा, 2018 में किसको वोट दिया था, अब किसको वोट देने का इरादा है? 2018 में तो खान साहब को दिया था, अभी जो है ना नया कुछ होना चाहिए। जैसे चोरी डकैती, यहाँ पे बाइक अगर खड़ी कर दी गई तो बाइक जो है ना चोरी हो जाती है, कोई सिक्योरिटी वगैरह का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। यार वोट तो जिसको भी करो करता कोई कुछ भी नहीं है। आते हैं यार, कोई अपने वादे करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं है। एन 229 के मुख्तलिफ इलाकों में हम गए, हर तरफ मसाइल के अंबार हैं। सियासी जमातों के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे और यहाँ के मकीनों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो इनके मसाइल से इनको निजात दिलाएंगे, लेकिन जीत किसकी होगी इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल हम जब भी किसी को कॉल करते हैं तो एक आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ क्या है आइए हम आपको सुनवाते हैं। बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया मत करें। फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन 1099 पर इत्ला दें। शुक्रिया। वज़ारत इंसानी हुकूक ने अवामी खिदमत के पैगाम के तौर पर मोबाइल ट्यून में ज़ारा अलर्ट ऐप के बारे में आगाही पैदा करना शुरू कर दी है। इसका मकसद लापता और अगवा शुदा बच्चों के मसले को हल करना है। 2020 में ज़ैनब अलर्ट ऐप भी इसी सिलसिले में लॉन्च की गई थी और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अलर्ट ऐप के को फाउंडर मोहम्मद फारूक साहब, और ज़ारा ऐप पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जहांज़ेब खान साहब। हम इन दोनों को खुशामदीद करेंगे, अपने शो में इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये एक बड़ी अच्छी ऐप है। अगर बाहर जब ट्रैवल भी करते हैं और बाहर के ममालिक में भी देखते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि उन्होंने भी अपनी ऐसी अलर्ट्स रखी हुई हैं। एम्बर अलर्ट होगी कि आप कहीं भी बैठे भी होंगे, खुदा न खासा किसी का बच्चा मिसिंग हो या कुछ भी होगा तो फ़ौरन हम देखते हैं कि एम्बर अलर्ट चलना शुरू हो जाती हैं। एंड तमाम तर कोई ऑफिस हो, कोई हॉस्पिटल हो, हर जगह वो चीज़ चलाई जाती है। कितना ज़रूरी था कि इस चीज़ को हम पाकिस्तान में लॉन्च करें? ओके, देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हसास मौजू पे बात करने का मदिया। जब अगर आप पूछेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चीज़ नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा अहम बच्चे हैं। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि हम इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट किड्स, बच्चों के बारे में। तो जब अनफॉर्चुनेटली ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री अगर एक्सप्लेन कर सकूं। ज़ैनब का जब इंसिडेंट हुआ तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, कंसिडरिंग कि हमारा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है। तो हम लोगों ने एक ऐप बनाई, स्टडी किया और देखा कि दुनिया में क्या इम्प्लीमेंटेड है। डेफिनेटली आपने इसमें मेंशन किया कि एम्बर अलर्ट मेंशन्ड है। अगेन वो भी एक बच्ची थी एम्बर हैंगरमैन जिसके साथ सेम इंसिडेंट हुआ ज़ैनब वाला, और उसके बाद उन्होंने उस वक्त एक मैकेनिज्म डिवाइस किया जिसका नाम उन्होंने एम्बर अलर्ट रखा। इट्स अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के बच्चा कोई गुम जाए तो स्टेट पुलिस और फिर FI उसके अंदर इन्वॉल्व होती है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो इसी तरीके से हमने एक ऐप बनाई और उसके बाद हमने वी रोट टू सो मैनी एजेंसीज, मीडिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस
somehow we got connected to जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब ने पूछा मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमने उन्हें बताया, उन्होंने कहा मैं लिखा रही हूँ, मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो ही रोट एन आर्टिकल इन 2018। आर्टिकल लिखने के अगले दिन मुझे नेवी के एक रिटायर्ड कमांडर हैं, कमांडर लियाकत अली, उनकी कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि फ़रूक साहब मैं लियाकत अली बात कर रहा हूँ, मैंने जावेद चौधरी साहब का नंबर लिया है, सो आप किधर हैं? तो मैंने कहा जनाब मैं कराची में हूँ। तो उन्होंने कहा लेट्स मीट टुडे, और वो 2018 से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक है। दैन ही टुक मी टू CPLC एंड सिंध पुलिस, और उसके बाद उन्होंने ऐप के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई, दोनों सिंध पुलिस CPLC ने, और उसको एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे लेके आए, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने एम्बेड करवाई। उसके बाद उसको 2020 में 10 मार्च को IG सिंध ने CPLC के साथ मिलकर उसका इफ्तिताह किया ऐप का। और उसके बाद एक ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले लॉन्च से एक लंबा जर्नी है। उस जर्नी में काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं। कितना काम हमने अचीव किया है, अगर आप पूछें हम कहाँ पहुँचे, तो मैं कहूँगा वी आर स्टिल जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। इतना काम करने को है ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ज़ैनब अलर्ट के अंदर। लेकिन डेफिनेटली उससे बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत सारी लर्निंग्स हैं हमारे पास। हम समझते थे कि यार ऐप लॉन्च करने से मसला हल हो जाएगा, तो शायद डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम 10-12 मजीद वर्टिकल्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, मीडिया के साथ, बच्चों के साथ इटसेल्फ। सो ये पेरेंट्स का तो मैं पूछूंगी कि हम पेरेंट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें अपने पेरेंट्स को भी इतना अवेयर करना है कि उनको पता होना चाहिए। जानज़ेब साहब ये बताइएगा कि जो ज़ारा अलर्ट ऐप है वो ज़ैनब अलर्ट ऐप से कितनी मुख्तलिफ है? जी शुक्रिया मैडम। बेसिकली जो ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट हैं 2020, एक पार्लियामेंट का एक्ट है और एक नेशनल कानून है जिसके तहत ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एजेंसी बनी, जो ज़ारा के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। तो बेसिकली इसका मेन मकसद तो यही है कि जो भी मिसिंग बच्चे हैं या अबडक्टेड गुमशुदा या अगवाशुदा बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून है और एक स्पेशल एजेंसी है जिनका मैंडेट ही यही है कि जो भी बच्चा गुम हो या अगवा हो फ़ौरन अलर्ट जारी करना, साथ साथ फिर उसकी रिकवरी रिस्पांस एंड रिकवरी का एक तरीक़ाकार है। तो ज़रूरी तो इसीलिए है कि अच्छा इन केस कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है एंड इफ़ योर चाइल्ड गो मिसिंग, हाउ कैन वो आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? 3 तरीक़ों से लोग अप्रोच कर सकते हैं। एक तो मोबाइल ऐप हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप जो गूगल प्ले या ऐप स्टोर से ज़ैनब ज़ारा अलर्ट ऐप डाउनलोड करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर करा के और ज़ारा ज़ैनब या ज़ारा अलर्ट का बटन है वो दबा के फिर बच्चे के हवाले से जो गुमशुदा या अगवाशुदा बच्चा है, ठीक है, उस हवाले से भी यानी उस बच्चे का नाम, वल्दियत, उसका यानी पूरा एड्रेस, उसका खुलिया के किस तरह का है, डेट ऑफ मिसिंग और कहाँ से गुम हुआ है, पूरी एक डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती हैं। और ये फ़ौरन हम इसको PMDU जो सिटीज़न पोर्टल हैं वहाँ पे भी ज़ैनब अलर्ट के नाम से ऐप हैं, उसी पे चले जाते हैं और वो मुतालिका DPO को चले जाते हैं। अगर ठीक है, मैंने अभी अपनी मैंने अपना फ़ोन भी खोली है, तो मुझे बताएं ZARA ताकि लोगों के पास ये होना चाहिए। अच्छा मैं आपको ज़ैनब अलर्ट बता सकता हूँ, ZAINAB, ठीक है, तो उसमें अलर्ट, ठीक है, तो उसमें ठीक है हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। मुझे ये बताएं कितनी हर्डल्स, जो भी आपने बोला ना कि बिकॉज यू स्टिल स्क्रैचिंग द सरफेस, कितनी हर्डल्स आई और अभी चैलेंजेस क्या, और आपने स्पेसिफिकली पेरेंट्स के हवाले से बात की। हम पेरेंट्स को कितना तैयार कर सकते हैं, उनको कितना अलर्ट कर सकते हैं, उनको कितना अवेयर कर सकते हैं? देखिए बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन किया आपने। अच्छा सबसे पहले तो चैलेंजेस वाला आपने जो बात की है, देखें इसमें चैलेंजेस तो एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि अमेजिंगली और शायद यही हमारी कौम की जो खुसूसियात है उनमें से एक है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर हर कोई हमें विलिंगली हेल्प करने को डे 1 से तैयार है। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमें 1 स्टेप आगे बढ़ना है तो लोग हमें 10 स्टेप आगे बढ़ने के लिए हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, बीट एनी एजेंसी, लोग, मीडिया, कोई भी सेगमेंट हो। हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है, सिस्टम को एफिशिएंट करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, इसमें नई नई चेंजेस लाने हैं, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करनी है, इसमें प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है हमें। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो उसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट जो मेरी अगेन जो लर्निंग्स हैं, और क्योंकि देखें
पुलिस तो इस मामले में सिंध पुलिस बल्कि तमाम सूबों की पुलिस जो है वो डेफिनेटली जब से पाकिस्तान बनाया काम कर रही है इसमें, तो उनके पास बहुत सारी लर्निंग्स हैं। उन लर्निंग्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है कुछ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, और उन लर्निंग्स को कुछ लेके टीचर्स को बताना है और कुछ पे बच्चों को कंटिन्यूसली गाइड करना है, कोच करना है उनके चाइल्डहुड से। सबसे क्रिटिकल पॉइंट अगर आप मुझसे पूछेंगे जो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, वो ये कि पेरेंट्स को चाहिए कि जिस तरह आप बचपन में बच्चे को सबसे पहले याद कराते हैं माँ बाप अक्सर कि अल्लाह बोलो, बच्चा बोलता है अल्लाह, माँ बहुत खुश होते हैं, फिर मामा बाबा सिखाते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो चौथी चीज़ आप बच्चे को सिखाएं वो वालिदैन में से किसी एक का मोबाइल नंबर सिखाएं, लाजमी बचपन से। और यही चीज़ अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फेडरल प्रोविंशियल तमाम और रेलिवेंट जो इदारे हैं उनको, कि वो भी स्कूलों में मैंडेट करें कि माँ बाप बच्चों अपना एक नंबर दें, और जो टीचर्स हैं वो भी पहले दिन से बच्चे को याद कराना शुरू करें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बच्चे को याद हो जाएगा। ये चीज़ गुमे हुए बच्चों को पेरेंट्स से मिलाने में इतना ज़बरदस्त काम कर सकती है दैट यू विल नॉट बिलीव इट। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे हैं जो कि 5-5 साल से शेल्टर हाउसेज में हैं, अगर उनको अपने माँ बाप का नंबर याद होता तो 2 सेकंड में उनको हम रीयूनाइट कर सकते हैं। साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है कि माँ बाप को भी इस हवाले से इन्वॉल्व करें, ताकि माँ बाप अपने बच्चों को अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ होती है, अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, तो अपने बच्चों को तैयार कर सकें? जी बिल्कुल, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा इशू है कि जो हर एक के साथ और हर जगह पे ये हो सकता है। तो जहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सबसे नंबर 1 है, क्योंकि लाजमी बात है कि बच्चा ज़्यादातर यानी या तो पेरेंट के साथ या फिर स्कूल में, तो पेरेंट्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और साथ साथ स्कूलों में जो अब हम तो यही अब एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटी हम शुरू कर रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से, कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे जब असम्बली हो सुबह, तो उसी में तकरीबन 10 या 15 मिनट इसी हवाले से बच्चों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और इस ऐप के हवाले से हम ज़रूर टीचर को भी, और साथ साथ उनके जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, पीटी है जहाँ पे इसको कहते हैं, उनकी भी अवेयरनेस और ओरिएंटेशन होनी चाहिए। साथ साथ पूरे यानी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे पुलिस हैं, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है, चाहे जितनी भी कमीशन और जितने भी इदारे हैं, तो फ़ारूक साहब उनका शुक्रिया, इन्होंने काफ़ी इस हवाले से इनकी एफ़र्ट्स हैं, और हम चाह रहे हैं कि जितने भी इदारे इस हवाले से मिसिंग और अबडक्टेड चिल्ड्रन के हवाले से काम कर रहे हैं वो इंटीग्रेट हों 1099 जो हमारा एक नेशनल हेल्पलाइन है, ताकि डुप्लीकेशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा आए। क्योंकि हमारे यहाँ यानी हुकूमत पाकिस्तान हम जब भी ऑफिशियल डेटा का डिमांड करते हैं तो ज़्यादातर हम फिर NGOs की उसको सोर्स बना लेते हैं कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं, साहिल और इस तरह के बहुत सारे इदारे, उनके आदाद शुमार को कोट करते हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह सिस्टम नहीं है, तो इसलिए हमने एक नेशनल डेटा बेस बनाया PMDU में, जहाँ पे तकरीबन 2000 अब आज तक 2000। बहुत शुक्रिया जी। डायरेक्टर नज़ारा अलर्ट हमारे साथ डॉक्टर जहांजेब मौजूद थे, साथ में हमारे साथ स्टूडियोज़ में फ़ारूक मौजूद थे। आप दोनों का पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि हम जब भी कहीं कॉल करते हैं, और आप लोगों से भी, कि तो एक जब कॉलर ट्यून चलती है तो आप कहते हैं अरे भाई ये क्या है, वो आपकी आगाही के लिए होती है, उसको गौर से सुने कि वो कह क्या रही है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी एक और मसले के हवाले से जो हम देखते हैं कि अक्सर आप जब अपनी सड़कों पे पैदल चल रहे हो, स्पेसिफिकली अगर मैं कराची की बात करूं, तो यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जब मैं स्ट्रे डॉग्स कहती हूँ तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मैं किन की बात कर रही थी। हमारे जो बेचारे देखिए जो आवारा कुत्ते हैं, इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा होता है। लोगों का बिहेवियर आपको पता है कि लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चे खाया होता है कि जैसे आप आवारा किसी कुत्ते को देखे, स्ट्रे डॉग को देखे, तो फ़ौरन उसको आप पत्थर मार दो, उसको बस भगा दो, कुछ भी करो उसको भगा दो, चाहे वो आप पर अटैक करो या ना करो। ये जो आवारा कुत्ते हैं, ये बेज़बान कुत्ते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी ज़ख्मी होते हैं, और सरकारी सतह पर तो उनका ख्याल भी नहीं रखा जाता, लेकिन निजी तंजीमें ऐसी हैं जिनको रेस्क्यू करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। और अगर आप बैरून मुल्क भी ट्रैवल करें, और मैं कहती हूँ आपकी मैं टर्की की बात कर लूँ कि हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि
कुत्तों की तादाद है, इनके कानों पे एक टैग है, पता चलता है जी वैक्सीनेटेड हैं, और दे आर वेरी फ्रेंडली डॉग्स। वहाँ पे लोग बिल्लियों से मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे लोग डॉग्स से मोहब्बत भी करते हैं, और वो पता चल रहा होता है कि दे आर वेल फेड। वहाँ पे आने जाने वाले लोग भी ख्याल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल कुछ ऐसी नहीं है, चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हैं। और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ रेबीज़ की बीमारी भी है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि लोगों की जान को बड़ा क्या कहते हैं ख़तरा भी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा कैसर, जो कि आवाज़ बेज़बान जो स्पेसिफिकली वेलफेयर एसोसिएशन है, ये उसकी प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ स्पेसिफिकली मौजूद है इस हवाले से बात करने के लिए। और ये आयु स्कूल सिस्टम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, एंड वेलकम टू सुबह का समा। सिद्रा, सबसे पहले तो आप खुद कितना ये चीज़ फील करती हैं कि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी सूरत हाल को, या स्ट्रे कैट्स को भी देख लें, और जब आप बाहर ट्रैवल करती हैं और जो वहाँ पे सूरत हाल है, कितना आपको डिफरेंस फील होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड जैसे अभी आपने बात की टर्की की, इफ़ यू लुक एट इट, टर्की भी एक मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने एक रिलीजन को रीज़न बनाया हुआ है जानवर पे तशद्दुद करने का, स्पेशली अनफॉर्चुनेटली डॉग्स। बिल्लियों को तो फिर भी लोग रख लेते हैं, लेकिन डॉग्स के साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद है। उसको ठीक है नापाक समझा जाता है, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि उसको मारा जाए। सो इस वजह से जो हमने नोटिस किया, इफ़ यू हैव सीन 25,000 केसेस ऑफ डॉग बाइट्स पिछले साल रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी रीज़न ही यही है, बिकॉज आप जिस तरीके से कुत्ते के साथ पेश आएंगे वो आपके साथ वैसे ही करेगा। एज यू नो, डॉग्स मिरर योर बिहेवियर। तो उसके बाद इल्ज़ाम आता है कि कुत्ते ने आपको काट लिया। द प्रॉब्लम इज़, अगर आप इंडस हॉस्पिटल या जिन्ना हॉस्पिटल, ऑल द हॉस्पिटल्स, आप उनसे पूछेंगे कि कॉज क्या थी, तो आपको हर स्टोरी के पीछे यही नज़र आएगा कि या तो बच्चे ने कोई शरारत की डॉग के साथ, या कोई उसको मार रहा था, या किसी ने उसके बच्चों को अटैक किया। सो इट्स नेचुरल राइट, अगर आपके भी बच्चे को कोई अटैक करेगा तो यू विल अटैक। सो हमें ये चीज़ तो मिलने को आ जाती है कि इतने डॉग बाइट के केसेस हुए, लेकिन ये नहीं आता कि क्यों हुए। सो वी नीड टू वर्क ऑन द रूट कॉज, जिसकी वजह से तभी चीज़ें चेंज हो सकती है। वरना आप जितने चाहें डॉग्स मार दें, आप जितने चाहें डॉग्स को न्यूटर कर दें, आपका जब रूट कॉज का मसला हल नहीं होगा ना, जो कि जहनियत है, वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इट्स नॉट ओनली जहनियत, लेकिन सिद्रा हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे यहाँ लोग तो अपने बच्चों को भी नहीं पाल पा रहे होते, लेकिन जब हम बात स्पेसिफिकली अक्सर कर रहे होते हैं कि जी आप डॉग अडॉप्ट कर लें, लोग कहते हैं भी हम कैसे किसी डॉग या किसी बिल्ली को भी अडॉप्ट कर लें, हमारे तो अपने बच्चों की खुराक मसा पूरी हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी तो है ना कि हम अगर स्पेसिफिकली एक्सपेक्ट भी तो लोगों से करें कि नहीं भाई ये जो इतने शेल्टर होम्स खुल गए हैं वहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कुत्ते मौजूद हैं, फिर हम वहाँ से कहते हैं आप इनको अडॉप्ट भी कर लें, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अडॉप्टिंग इज़ नॉट समथिंग कि मैं बोलूँगी कि हर कोई अडॉप्ट कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल। स्पेशली लुकिंग एट पाकिस्तान हम नहीं कर सकते, लेकिन शेल्टर्स भी आंसर नहीं है इस चीज़ के। अगर आप अपने एरिया को क्लीन रखें, आप अपने मतलब घर के आसपास कोई गार्बेज ना रहने दें, आपके घर के पास डॉग्स नहीं आएंगे। आपको उनके कुछ खाने देने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई दूर पार्क में जाके लेफ्ट ओवर देते हैं, आपको नहीं कोई कह रहा कि आप उनको वही खाना दें जो आप खा रहे हैं। बेचारे तो वो लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। बट द थिंग इज़, मेन चीज़ यही है कि आप अपने एरिया को क्लीन रखें, क्योंकि जब आपके पास गार्बेज होगा, जो कि मेन रीज़न फॉर डॉग पॉपुलेशन पाकिस्तान में है, क्योंकि हर जगह गंद पड़ा हुआ है और जहाँ गंद होगा वहाँ पे डॉग्स आएंगे। तो कराची तो भरा हुआ है गार्बेज से, वो तो कचरा कुंडियाँ तो कराची की एक तरह से वो पहचान बन गई हुई है कि जितने, तो इसका मतलब है कि एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स की मेन रीज़न इसकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जैसे हम इनकी ये बात भी कर रहे हैं, हम हुकूमत को भी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? बिकॉज वही बड़ी बात है ना, हुकूमत तो यहाँ पे लोगों के जो है वो राइट्स पूरे नहीं कर रही, जो आम आवाम है उनकी राइट्स पूरे नहीं कर रही, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रही। तो फिर ऐसे में इस बेज़ुबान मखलूक जो कि अपने राइट के लिए आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकती, उसको कैसे हेल्प कर सकती है? हुकूमत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट इदारे इस पे काम कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज रेबीज़ फ्री पाकिस्तान, उनको सपोर्ट करें। इस तरीके के इदारों को, जो आप फंड्स डॉग्स को मारने के लिए दे रहे हैं, वही फंड्स आप किसी इदारे को दे दें जो कि कर रहे हैं इसको। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब है कि जब आप एक एरिया के 70% डॉग्स को न्यूटर कर देंगे और वैक्सीनेट कर देंगे, तो ग्रेजुअली उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी और साथ में उस एरिया में रेबीज़ नहीं होगा। एंड रेबीज़ फ्री पाकिस्तान इज़ डूइंग इट। उनका टारगेट है 2030 तक इसको एलिमिनेट कर दें। तो उधर फंड कर दें, एटलीस्ट सपोर्ट करें। अब हो ये रहा है कि एक एरिया में जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है वन हेल्थ अप्रोच के तहत, वहाँ पे हुकूमत या कहते हैं हुकूमत के लोग आके वहाँ पे उनको मार के जहर दे के चले जाते हैं। बात है कि
उस 2030 में भी अभी 6-7 साल तो भी है, 6 साल तो उसमें भी बाकी हैं। बट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे कि जो लोग नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे होते, और कुछ टेम डॉग्स जो हमने 2 साल पहले देखा भी था कि किस तरीके से एक शख्स के कुत्ते ने, वो एक वकील साहब थे, वो जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया उस पर। वो बूढ़ा बंदा जिस वो वॉक के लिए निकला हुआ है, वो 70 साल का बंदा, उसको झंझोड़ भंबोड़ के रख दिया। तो क्या हो सकता है? मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अच्छा भी क्या हो सकता है जब हम, ऑफ कोर्स आप भी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं जब आप सड़क पे किसी कुत्ते को देखते हैं, बिकॉज आप यू नेवर नो कि उनका रिएक्शन क्या होगा। मेरे हिसाब से द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ओनली यही है कि आप अपना एरिया क्लीन रखें, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो यही है कि आप अवेयरनेस, TNVR एंड साथ में आप वैक्सीनेशन करें। दीज 3 थिंग्स कंबाइंड आपको 5-6 साल तो लगेंगे। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म डॉग कलिंग करेंगे, आप देखेंगे इट्स जस्ट मल्टीप्लाइंग एवरी ईयर। आप आई थिंक सो बचपन से सुन रही होंगी कि कुत्ता मार मुहिम चली थी और सारे कुत्ते मार दिए, कुछ भी नहीं हुआ उससे। तो वील अनदर 20 ईयर्स हम यही चीज़ करते रहेंगे। शॉर्ट टर्म इसका सोल्यूशन होता तो दुनिया में कहीं पर भी हो जाता, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जैसे कि बड़ी अच्छी बात की सिद्रा कमर ने कि जी आपकी जो कचरा कुंडियाँ जो है ना, ये ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी जायश की एक बहुत बड़ी वजह ये कचरा कुंडियाँ भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, सिद्रा हमारे साथ मौजूद थे। नहायत आम मसले के हवाले से हमने बात की कि जी ये जो स्ट्रे डॉग्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या करें और क्या किया जा सकता है इनके हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से शहर क़ायद के हलकों के हवाले से ज़रा बात करते हैं। कराची के हल्का जी NA 229, इसके बारे में तो आपने जाना आज के शो में, जहाँ अस्पताल तो मौजूद था लेकिन सहूलियात नहीं थी। स्कूल मनशियात का अड्डा बन चुका है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। कराची के तकरीबन हर हल्के के मसाइल ना एक दूसरे से अलग नहीं है। हल्का NA 233 के मसाइल भी आपको दिखाते हैं हमारी नुमाइंदा फरवा अली की रिपोर्ट में। इसका मुस्तकबिल बहुत ख़राब है, छोटे छोटे बच्चे वो नशा कर रहे हैं। जमहूरियत बेकार है पाकिस्तान में। किसके आगे फरियाद कर रहे हैं, आपको कोई दुख नहीं होता। किसको वोट दिया था पिछली बार? तराजू वालों को। बोरिंग का पानी पीते हैं, बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के हल्का NA 233 में, जो इससे कबल NA 240 था। इस हल्के की कुल आबादी 10,31,170 है, जबकि वोटर्स की तादाद 5,000 से भी ज़ायद है। इस हल्के में लोगों का रुझान किस जानिब है और मसाइल क्या क्या हैं जानते हैं। तो सबसे बुनियादी मसला किस चीज़ का नज़र आता है आपको? जी पानी का। 2000 रुपये में कितने दिन चलता है ये पानी? 1 हफ्ता या 15 दिन। इधर का मुस्तकबिल बहुत ख़राब है, छोटे छोटे बच्चे वो जो सरकारी अस्पतालों पर नशा कर रहे हैं। सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है। अगर सेवरेज लाइन मुकम्मल तौर पे बंद है, यहाँ ठीक ही नहीं होती है। ये जो मेन लाइन थी उसको बंद करके वैसे खोल दी, उसके ऊपर नाला था, उसके ऊपर उन्होंने पार्क बना दिया। मुझे वो खातून बता रही थी कि जहाँ से मसला है वहाँ पार्क बना दिया गया है। तो पार्क भी खंडात में पहले पार्क बना हुआ था, पार्क के सब चीज़ें ग्रिलें ले गए, सब चीज़ें ले गए। अब ये देखें हमारी गली में ये गंदा पानी बह रहा है, गटर बह रहे हैं। वोट लेने आते हैं सिर्फ। तो आप वोट किसको देंगे? आप किसी को नहीं देंगे। बारिश होती है ना, यहाँ पानी जमा जाता, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। पानी जैसी बुनियादी सहूलत से कोरंगी के इलाका मकीन कई सालों से लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी की बिल्कुल सहूलत मौजूद नहीं है। बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ कुछ साफ पानी आ रहा है, ना जाने कहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ ये मुँह हाथ धो रहे हैं। ये घर पे पानी नहीं है? नहीं, हम यहाँ पर आके से पानी यहाँ पे वहाँ पे लांडी में नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आके मुँह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, यहीं पे ही करते हैं, सब कुछ करना होता है। यहाँ पानी की सहूलत मौजूद नहीं है घरों में, लेकिन जो ग्राउंड है और मैदान है उधर साफ पानी बह रहा है। ये एक अलमिया है। मेरे अकब में ये कोई खंडरात नहीं बल्कि एक पार्क है, लेकिन अब ये पार्क एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। बच्चे आते हैं, इसको बड़ी हसरत से देखते हैं कि शायद कभी कोई आके इस खंडर को पार्क में तब्दील कर दे। जब टैक्स देता हूँ तो मुझे फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। ये बताएं कि कितना दुख होता है ये सब सूरत हाल का सामना करके। जी अब कोई दुख नहीं होता, अब कोई दुख नहीं होता। अब सिर्फ ये दिमाग में यही रहता है कि जो हमारे बुजुर्गों ने किया था वो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। पानी की वजह से गड्ढा तो नज़र नहीं आया, अब वो बच्चा बेचारा गाड़ी में से निकल के सीधा राइट साइड पे गिरा है। किसके आगे जाके रोएं, किसके आगे फरियाद करें? इन रोडों से गुजरती हो, परेशान होती हो? जी। कैसे, कितनी परेशानी होती है? दर्द हो जाता है कमर में? जी मेरी भी परसों तबीयत खराब थी, मैं यहाँ पे जा रही थी तो मैं यहाँ पर दर्द हुआ था, मतलब पेट में दर्द था तो हो रहा था यहाँ पर दर्द। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहाँ मेरे अकब में जो कचरे के अंबार हैं वो कोई कचरा कुंडी नहीं है, बल्कि एक स्कूल के बिल्कुल मेन एरिया है जहाँ कचरे के अंबार हैं जो बच्चों की तालीम के लिए उनकी राह में
रुकावट ही है। पहले किसको वोट दिया था जो ये हालत पूरी हो गई है? पहले तो सबको ही, कभी मुतेदा को भी दिया है, पिछली दफ़ा पीटीआई को वोट दिया था, कुछ भी नहीं। मसाइल का होना ही नहीं है। अभी हमने 75 साल ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, 75 साल आगे भी हमने ऐसे ही गुजारना है। सफाई नहीं है, कचरा नहीं उठता है, गंदगी होती है। कचरा उठने का सिस्टम स्टार्ट किया था, वो ख़त्म हो गया बिल्कुल भी। क्या मसाइल देखते हैं आप? ये बोले यहाँ फैसिलिटीज़ क्या है, कैंडिडेट आते हैं, आने के बाद जो है ना वादे करेंगे, वादे करने के बाद फिर गायब, फिर 5 साल के बाद। तो आप किसको वोट देंगे? अभी तो मेरा कोई ज़हन ही नहीं है वोट देने का। इनसे क्या फ़ायदा इन लोगों को? जमहूरियत बेकार है पाकिस्तान में। अभी भी सिलेक्शन की तैयारी हो रही है। मुल्क जो एक फैक्ट्री बन गई है, हम सब मुलाजिम हैं। हम काम करके कमा के इनको दे रहे हैं या अच्छे उड़ा रहे हैं। ये पार्क काल देख लें, इसमें तनख्वाहें चल रही है। अगर वफाक पैसा देती है KMC को, तो गटर ये पड़े हुए, हम अपने पैसों से गटर खुलवाते हैं। जबरदारों की तनख्वाहें बदी हुई है। जो मैंने दरख्वास्तें दी हैं वो तलब दरख्वास्तें मेरे पास रखी हैं, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है। पानी का मसला वैसे ही है, कोई मसला हल नहीं हुआ है। तो किस तरीके से पानी है? हमारे अकब में भी बोरिंग हो रही है। बोरिंग का पानी पीते हैं, बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी किसको वोट दिया था पिछली बार? इनको दिया था तराजू वालों को। तो काम किया था उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। ये भर जाता है हमारा गटर, हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे। जब वो जीत जात गए, सब कुछ हो गया, उन्होंने पलट के करवट भी नहीं ली इधर। मैं तो लग रहा सो गई वो। पानी 51 सीजन लेके आते हैं, मीठा पानी पीने के नहीं है। NH 233 के बदकिस्मत इलाके में हमने टूटे हुए रोड देखे, गंदी सड़कें देखी और सेवरेज का दरहम बरहम निज़ाम देखा और उसके ही साथ मस्जिद का दरवाज़ा देखा। बहुत परेशानी होती है नमाज के टाइम, सारा पानी गटरों बोल रहा है, कोई देखने वाला नहीं। किसको वोट देने का सोचा है? किसको देंगे वोट? जब काम ही नहीं करा रहे तो वोट क्या देंगे इन्हें? अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, किसी को वोट देंगे? नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। और ये जो मसाइल हैं, ये जो मसाइल हैं, यही मसाइल है। 10 रुपये उससे लिए, 20 रुपये उससे लिए, गटर खुलवा लो बस। अपनी मदद आपके तहत। जी। बेचारा गरीब आदमी कहता है कि मैंने शायद 500 रुपये कमाने और बस मैंने अपने खामोशी से 2 टाइम 3 टाइम की रोटी खानी है और मैंने बस अपने बीवी बच्चे पालने, बस ये ज़िंदगी है। बस जिस इलाके में मुसल्लत किए जाते हैं तो वोट देने का फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को बसर करते रहेंगे और ये मामला चलते रहेंगे। 2018 में इस हल्के में MQM पाकिस्तान के जावेद हनीफ जीते, जबकि अब इलेक्शन में MQM, जमात इस्लामी, TLP और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। इस हल्के के जो वोटर्स हैं उनको उम्मीदवारों से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। सारे वोटर्स से बात की, उनका यही कहना है कि इलाके में मसाइल झूके तू हैं, वोट मांगने आते हैं लेकिन वोट के बाद कोई इलाके में नज़र नहीं आता। सेवरेज का दरहम बरहम निज़ाम, सबसे ज़्यादा जो बुनियादी मसला है इस हल्के में वो पानी का मसला है, जिसकी बूंद बूंद को इस हल्के के इलाका मकीन तरस रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा परवा अली, समा, कराची। हर बंदे की तवक्कुआत अब इलेक्शन से ही हैं। लोग ये देखते हैं कि देखते हैं अब कौन इलेक्ट किया था और कौन हमारी तवक्कुआत तो पूरा उतरता है। और लोग जो हैं अब ये भी देख रहे हैं कि लोगों ने तवक्कुआत लगाना ही छोड़ दी। लोग कहते हैं भाई पहले इन्होंने क्या काम कर लिए, जब आने वाले लोग काम करेंगे। हम देखते हैं सेलिब्रिटी भी इलेक्शन के वाले से बात कर रहे हैं। अदाकार अहमद अली अकबर ने भी शिकवा किया है कि ख़वातीन अमली सियासत में आगे नहीं है, ख़वातीन को निकलना होगा, क्योंकि ख़वातीन अगर इंतखाबात का हिस्सा बनेंगी तो हम हकीकी जमहूरियत के नंबरदार होंगे। अहमद अली अकबर का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं आजकल, लेकिन क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि इन जलसों में और नारों में ख़वातीन बहुत कम नज़र आती हैं? वैसे तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 49% हिस्सा ख़वातीन है, लेकिन बहसीत कौम मेरा ख्याल है हमने उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जिससे वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की सब्सटेंशियल स्टेक होल्डर्स बन सकें। एक दिलचस्प बात बताता चलूँ, पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है कि हर कंस्टिट्यूंसी में वोट्स की परसेंटेज का एटलीस्ट 10% ख़वातीन के वोट्स पे मुश्तमिल है। हाँ, ख़वातीन का वोट डालना कानूनी तौर पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं तो फैसला साजी में ख़वातीन की सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इसीलिए इंतखाबात का हिस्सा अगर ख़वातीन बनेंगी तब ही हम ट्रू डेमोक्रेसी हासिल कर सकेंगे। आजकल पाकिस्तान में एक और अच्छी चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि हम सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में मैराथॉन्स हो रही हैं
और बार बार बात की जा रही है कि जी फिजिकल एक्टिविटी का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये वॉक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी, हमने कराची में भी देखा, हमने लाहौर में भी देखा कि मैराथन का इनेकाद किया गया और इस्लामाबाद में तो 34 सालाना मैराथन का इनेकाद किया गया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मकामी और गैर मुल्की एथलीट्स भी इस मेगा इवेंट में शिरकत होने के लिए पाकिस्तान आए। बहुत सारे से गैर मुल्की जो एथलीट्स थे वो स्पेसिफिकली इस मैराथन के लिए वो ट्रैवल करके पाकिस्तान आए। और इस मैराथन को तकरीबन 5 कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। मर्दों की फुल मैराथन मोहम्मद फैज़ान, जबकि ख़वातीन में अनूप खान ने ये जीती। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में मज़ीद चीज़ें जानते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सालाना रन विद अस मैराथन का मेला मारगला ट्रेल 3 पर सजा। तवील दौड़ के मुकाबलों को 5 कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। फुल मैराथन 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, फिर 10 और 5 किलोमीटर की 2 कैटेगरीज और बच्चों के लिए 500 मीटर की रेस रखी गई। गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों एथलीट्स ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। सबका जोश दीदनी था। हर सू फैला कुदरती हुस्न और खेलों की सरगर्मियां और अमन और खूबसूरत पाकिस्तान की मिसाल है। मारगला ट्रेल 3 से शुरू होने वाली मैराथन शक्कर पड़ियां का चक्कर लगाकर वापस ट्रेल 3 पर ही इख्तिताम पजीर हुई। मर्दों में मोहम्मद फैजान और खवातीन में अनूप खान ने जीत अपने नाम की। मंजिल पर पहुंचकर उनकी खुशी दीदनी थी। मैंने 42.2 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया है वुमेंस कैटेगरी में और मैं फर्स्ट आई हूँ। मैंने ये रेस 3 घंटे 50 मिनट्स में कंप्लीट किया और बहुत अच्छा रूट था, बहुत प्यारा रूट था। मैंने 5 किलोमीटर की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है इस्लामाबाद रन विद अस मैराथन में और आई थिंक ये इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होने चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और हमें इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। हमारा बहुत ही अच्छा मैराथन गुजरा है। मैंने 10 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लिया था और मतलब काफ़ी शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद रन विद अस की, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि उन्होंने अरेंज किया हमारे लिए। शायकीन बड़ी तादाद में मैराथन देखने मारगला ट्रेल 3 पर पहुंचे। उन्होंने सेहतमंद सरगर्मी का भरपूर मजा लिया और दिल खोलकर सराहा। ये बड़ा अच्छा एक हेल्दी प्लेटफॉर्म है। जो लोग हाइकिंग रनिंग वगैरह करते दे शुड कम हियर। मुंतजमीन खुश थे कि सालाना मैराथन के शुरका की तादाद और शायकीन का जोश जज्बा बढ़ रहा है। बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन। आपको बैकग्राउंड पे ये नॉइसेस काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही होंगी। हर साल पिछले साल से मैराथन में पार्टिसिपेशन बेहतर होती है। मैराथन के इख्तिताम पर 5 कैटेगरीज में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट्स में इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। We will take a short break here. हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप अपनी उम्र में इजाफा करना चाहते हैं? मतलब नहीं करना चाहते होंगे, कोई भी शख्स अपनी उम्र में इजाफा नहीं करना चाहता। हाँ, बट लोग ये चाहते हैं कि जी दिमागी तौर पे आप अच्छे ज़हीन हो। और ये कहा भी जाता है कि आप जितना पढ़ेंगे आपकी उम्र उतनी ही बढ़ेगी, बट दिमागी तौर पे इससे ज़्यादा आपकी अपीयरेंस में कहीं से भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी एज बढ़ रही है। और लोग तो कहते भी हैं कि भाई यू आर लाइक व्हाट यू लुक लाइक, कि आपकी एज उतनी है जितने आप लगते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी एज उतनी होनी चाहिए जितने आप लगते हैं। लेकिन अब आप कम उम्र कैसे लग सकते हैं? हमने देखा है कि आजकल बड़ी चीज़ें आ गई हैं जी। ख़वातीन के पास, बंदों के पास ही मैं अक्सर देख रही होती क्योंकि भरमार आगे में स्टेशन बहुत मौजूद हैं। फिलर्स आगे हैं, बोटॉक्स आगे में हैं। कुछ लोग उनका बड़ा बेजा इस्तेमाल करते हैं और फिर बहुत छोटी उम्र में लोग बहुत बड़े बड़े लगने लग जाते हैं। ये हमने देखा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप कोई बड़ी इन्वेसिव किस्म की चीज़ चेहरे पे ना करें और उसके साथ साथ ऐसी चीज़ करें कि आप तरोताज़ा, यस, फ्रेश और ऑफ कोर्स अपनी उम्र से छोटे रहें। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी स्किन जो है ना वो अच्छी सही मज़े की लश्कारे मारे और ज़बरदस्त लगे। तो ऐसा क्या हमें करना है? स्किन एक्सपर्ट शैला खान जो कि मशहूर है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शैला। आई एम गुड। सबके सामने में खुश आमदेद। शैला, कितना मुझे बताएं मुश्किल है कि हम अपनी स्किन का ख्याल रखें? ये मुश्किल है, आसान है कि हमारी स्किन वैसी हो जैसे माशाल्लाह से आपकी लश्कारे की माशाल्लाह से स्किन? थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं, मुश्किल तो नहीं है। इट्स अबाउट कमिटमेंट कि आप कितना ज़्यादा अपनी स्किन के साथ कमिटेड हैं। अगर आप कमिटेड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मेरी स्किन
अच्छी लगे अपेरेंटली, तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये जनरली लोग नहीं समझते। और इसी की तरफ सबसे ज़्यादा लागर होते हैं। साबुन होगा, साबुन से मुंह धो लिया, कुछ भी चीज़ें मिलेंगी उससे काम कर लिया, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है वो नहीं होती। जब आपकी स्किन बर्बाद हो जाती है उसके बाद फिर उनको याद आता, ओ मेरी तो स्किन ख़राब हो गई। क्योंकि मेरा ज़्यादातर फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन होता है। अगर आप सनब्लॉक्स नहीं लगाते धूप में, अभी जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम लोग बैठे हैं, तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट्स, इससे भी आपकी स्किन ख़राब होती है, आपको छाइयाँ पड़ती हैं, फोटो एजिंग आती है। अगर आप अपने आप को सन प्रोटेक्शन नहीं देते तो आपकी एजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अच्छा, ये सनस्क्रीन और सनब्लॉक एक ही चीज़ होती है? इट्स द सेम थिंग, नेम का डेरिवेशन है। अब इसमें सनस्क्रीन में आपके पास, या सनब्लॉक कह लें या सनस्क्रीन कह लें, सो इट्स दिस के आपके पास फिज़िकल होती हैं और केमिकल होती हैं। केमिकल बेस्ड जो सनस्क्रीन्स होती हैं वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है और आपको फिर प्रोटेक्शन देती है थ्रू दिस यूवी रेज। फिजिकल सनस्क्रीन्स जो होती हैं वो आपकी स्किन पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती, आपकी स्किन पे से रिबाउंड कर जाती हैं किसी भी किस्म की लाइट इंटरेक्शन को। साइंस ने काफ़ी रिसर्च कर ली इस चीज़ के ऊपर। जब सनस्क्रीन्स इजाद हुई थी एट दैट टाइम केमिकल सनस्क्रीन्स वर वेरी कॉमन, बड़ा अच्छा उसको समझा जाता था। मगर लॉन्गर रन में उसकी रिसर्च में हुआ कि आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन की वजह से स्किन कैंसर्स हुआ, देयर इज़ अ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट उसमें है जो कि आपको स्किन कैंसर करता है। तो फिर रिसर्च हुई और फिर आपके पास फिजिकल सनस्क्रीन्स आने लगी जिसमें आपके पास जिंक ऑक्साइड होता है और वो आपकी स्किन को, चूँकि जिंक की आप टैबलेट्स भी देख लें लोग खाते हैं, इट्स अ रिवर्स एजिंग काइंड ऑफ अ वाइटामिन या आप कह लें, तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है थ्रू एनी काइंड ऑफ अ फोटो एजिंग दैट यू आर। आपकी LED लाइट्स हो गई, ये वाली जो लाइट्स हैं हेलोजन लाइट्स हो जाती हैं। आपका लैपटॉप का अगर बहुत ज़्यादा काम है और अगर आप बाहर से आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप बहुत सारे आजकल देखते होंगे कि लोगों को, ख़वातीन को इधर की यहाँ पे साइड पिगमेंटेशन बहुत हो जाती है। सो दिस इज़ ड्यू टू दैट कि लॉन्गर आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइमिंग एंड लॉन्गर आवर्स ऑफ अगर फ़ोन पे लगे हैं, आपने अमूमन देखा होगा आप अगर 15-20 मिनट से भी ज़्यादा फ़ोन पे बात कर ले तो आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग ये नहीं समझते कि दैट इज़ रेडिएशन, क्योंकि हमारे फ़ोन्स चूँकि अब एंड्रॉयड हैं, स्मार्टफोन्स हैं, रेडिएशन निकलती है। जावा फ़ोन्स वर डिफरेंट, तो इसके पीछे पूरी एक साइंस होती है और लोग ये समझते हैं जैसा भी है काम चला लो। हमारी नानियाँ दादियाँ कि आप वो देख लें, उनकी एक पर्टिकुलर रूटीन होती थी। सुबह उठती थी, अच्छे से अपना मुंह वॉश करती थी, फिर उसके बाद अगर उनके पास दूध दही जो भी होता था उसके लेप लगा लेती थी मुंह पे। दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर स्किन्स। उनको पता होता था कि हमें अगर आज हम ख्याल रखेंगे तो लॉन्गर रन में हमें हमारी स्किन ज़्यादा ब्यूटीफुल, उनकी खुराक भी अच्छी, खुराक बहुत अच्छी। लेकिन चलो आपके समझती हैं आजकल जो इतनी यंग बच्चियाँ जिनके हम चेहरों पर छाइयाँ देखते हैं, उनकी छाइयों की आपको रीज़न क्या लगती है? ठीक है, आपने बात की कि एकदम फ़ोन का इस्तेमाल, और ये हमें कभी हमने इस पे बात नहीं की। दूसरा, ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें, ये कितना डैमेज करती हैं? 100%। ये जो गोरा करने हैं ना, गोरा कर दें, चिट्टा कर दें, वाइटनिंग ड्रिप्स चल पड़ी हैं और वाइटनिंग के इंजेक्शंस चल रहे हैं। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि आप वाइटनिंग की ड्रिप्स लगाती हैं, इंजेक्शंस लगाती हैं, टेम्पररी आपकी स्किन की वाइटनिंग है। लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन इट, लॉन्गर रन में आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। आपकी स्किन के ऊपर पैचीनेस आएगी, आपको छाइयाँ पड़ेंगी, आपका मेलानिन जो बनाता है, जो आपकी बॉडी में एक ऑलरेडी कुदरती तौर पे ब्राउन पिगमेंट होता है, वो इट्स ऑलरेडी देयर इन योर स्किन, उसकी फास्ट आप ज़्यादा कर देते हैं, उसकी लॉन्जिविटी आप उसको बढ़ा देते हैं, तेज़ी से काम करने के लिए कर देते हैं। तो आप जैसे ही उस चीज़ से डिटैच करते हैं वाइटनिंग वाली चीज़ से, वो और स्ट्रॉन्गर होकर आपकी स्किन पे एविडेंट हो जाता है। सो अगर आपको छाइयाँ नहीं चाहिए, आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि लड़कियों को छाइयाँ जो होती हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हार्मोनल रीजंस भी हो सकते हैं, बाज़ लोगों को जेनेटिक्स में भी आते हैं, बाज़ लोगों को प्रेगनेंसी में भी पिगमेंटेशन हो जाती है, उसको फोटो पिगमेंटेशन बोलते हैं। बाज़ लोगों को PIH हो जाती है, जिसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। आपको अगर दाने हैं तो वो उसके बाद का दाग आपको रह जाएगा। अगर आप सही इनहिबिटर्स, वो चीज़ें आपकी स्किन के रूटीन में हैं जो उसको लाइटन अप कर सकती हैं,
और आप उसके साथ कंसिस्टेंट हैं तो मदीहा आपको एक बहुत फ्लॉलेस स्किन मिल सकती है। मैं एक इसमें आपको एक अपने साथ का एक किस्सा शेयर करूंगी। मैं एक ब्रांड के साथ काम कर रही थी और मैंने जब उस ब्रांड को ऑन बोर्ड लेने से पहले मेरी आदत है कि मैं अपने ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल करती हूँ। मैंने किया, मेरी स्किन यहाँ से और यहाँ से कम्प्लीटली बर्न हो गई थी। वो प्रोडक्ट ओवर ड्यू टाइम के लिए मैंने लगा के छोड़ दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, आई स्टिल हैव दोज पिक्चर्स विद मी। और मेरी स्किन यहाँ से बर्न हो गई थी और यहाँ से बर्न हो गई थी, छिलके की तरह उतर गई थी। मैं कराची के टॉप डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी और मैंने उनको बोला एंड दे वर लाइक ये आपकी पिगमेंट जल गई है, ये आपको दाग सारी ज़िंदगी रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। आई सेड ओके फाइन। आई एम 2 years डाउन द लाइन और मेरी स्किन पे अभी ज़्यादा मेकअप नहीं है इस वक्त। I can see that, और नहीं है मेरी स्किन पे। मैं वो नहीं देख रही। एग्जैक्टली, मैंने कोई ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं। इट्स जस्ट माई स्किन केयर एंड अ लिटिल बिट ऑफ टिंट। तो मेरी स्किन पे वो दाग नहीं है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं अपनी रूटीन के साथ तो आपको वो लॉन्गर रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको वो दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म हो जाते हैं। वाइटनिंग की जब आप बात करते हैं तो अगर आपने किसी इंसान के साथ दुश्मनी निकालनी है ना, किसी खातून के साथ, तो आप उसको बोलें आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको गोरा चिट्टा बना दूंगी। भाई सुन लें तमाम तर ख़वातीन, सुन लें भाई, अल्लाह पाक ने जो आपको आपका रंग दिया है ना वही सबसे बेस्ट है। हाँ, उसको उसमें निखार कैसे ला सकते हैं ये ज़रूर बात करें, लेकिन अगर कोई आपका रंग ही, माइकल जैक्सन का आपने हाल देखा था ना कि क्या उसका हाल हुआ था, तो आप ये रंग है, इस रंग में जीना सीखें, ये बड़ा खूबसूरत रंग है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम आपके पास आते हैं शैला तो किन किन चीज़ों का हम आपसे सोल्यूशन ले सकते हैं? क्या डार्क सर्कल्स का फेशियल्स के थ्रू सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं नहीं, मैं बड़े ऑनेस्टली बात करती हूँ मदीहा। देखें, डार्क सर्कल्स ऐसी चीज़ है कि उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस या आप तहकीक कह लें। 100% मेरे पास जब क्लाइंट आता है मैं हमेशा उसको मेक श्योर कराती हूँ कि 80% आपकी बॉडी है जो आप उसको फीड अप दे रहे हैं और 20% वो ट्रीटमेंट्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं जो आप उसको टॉपिकली लगाते हैं, यानी ऊपर से लगाते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप महंगे खाने खाएं या आप महंगी चीज़ें अपने ऊपर लगाएं, नहीं। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपनी सेहत का और अपनी नींद का ख्याल रखते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते, स्ट्रेस हर किसी के पास है, बिल्कुल, और बिल्कुल अगर आप पागलों की तरह हर चीज़ों के बारे में आप टेंशन नहीं लेते, देन आपके डार्क सर्कल्स भी नहीं होंगे और आपकी स्किन में भी आपको बेहतरी दिखेगी। अच्छा क्विकली अगर मैं जानना चाहूँ शैला, वो 3 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मुझे 5 चीज़ें बताएं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? खुराक, वन इज़ व्हाट यू ईट। सनब्लॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। वाइटनिंग की चीज़ों के पीछे प्लीज़ नहीं जाएं। मेक श्योर कि आप वाइटनिंग की चीज़ों के लिए नहीं जाएं और अपनी स्किन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें। मेरे लिए 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक सवाल है कान में कि जी बच्चों को सनब्लॉक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं, बिकॉज हमारे बच्चों की सनस्क्रीन डिफरेंट होती है क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो ग्रोइंग एज में होती है। उनके लिए एक स्पेसिफिक अलग सनस्क्रीन आती हैं, आप उनको लगा सकते हैं। बॉडी पे अगर आप स्विमिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए स्प्रे सनस्क्रीन आती हैं, आप वो लगा सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट एजुकेट करने के लिए। चलो हमारी स्किन के लिए SPF क्या होना चाहिए? देखिए, अगर तो जिस फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन जिस किस्म की लाइटिंग में अगर अभी इस वक्त आप बैठी हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट्स, तो अभी इस वक्त आपके ऊपर कम से कम भी SPF 50+ होना चाहिए। हाय मैं मर गई बस कर। और हर 2 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप वो वाला बंदा है जो मेकअप लगाता है और इस किस्म की सनस्क्रीन में है, इस किस्म की लाइटिंग में है, तो आपके पास स्टिक ऑन सनस्क्रीन होनी चाहिए। अगर आप इस लाइटिंग में नहीं हैं और आप अपने नॉर्मल से ऑफिस में बैठी हैं तो आप SPF 30 लगा सकती हैं। इस लाइटिंग में शुड बी SPF 50। बाहर जब जा रही हैं तो दैट शुड बी SPF 50। एक और बड़े मज़े की बात है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक इज़ द टाइम कि आपको सनस्क्रीन चाहिए होती है, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। सुबह मॉर्निंग की जो आपकी सन की रेडिएशन होती है वो बहुत कम होती है और इसमें विटामिन D का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो अगर इफ़ यू आर अर्ली मॉर्निंग पर्सन और अगर आप बाहर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक के लिए, जॉग के लिए जाते हैं, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप सुबह 8 बजे की धूप में जा रहे हैं, कराची की धूप है, ऑब्वियसली आप तो बाहर जाके जल जाएंगी सुबह 8 बजे भी, तब आपको लगाने की ज़रूरत है। अगर आप ठंडे इलाकों में हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, वक्त मेरे पास बड़ा कम मुख्तसर है, लेकिन शैला मुझसे प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट आप मेरे साथ सेगमेंट करेंगे, पूरे फेशियल्स की टाइप्स के वाले से बात करेंगे। डेफिनेटली।
थैंक यू सो मच। और जो फेशियल्स हैं वो सिर्फ खवातीन के लिए नहीं होते, वैसे बंदों के लिए होते हैं, तो बंदे भी जाके करा सकते हैं, ठीक है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आखिर में आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से जो एक टांग से माजूर है, लेकिन उसके हौसले चट्टानों की तरह बुलंद हैं। रुस्तम अली इस्लामाबाद में बाइक पर खाना डिलीवर करते हैं और साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें खातून ने उनकी माली मदद करना चाहिए, तो रुस्तम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद कमा लेता हूँ। साथ उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार भी किया कि अगर कोई उनको टांग लगवा कर दे तो वो ज़रूर लगवा लेंगे। इस ख्वाहिश के बाद उनसे एक डॉक्टर ने रब्ता किया और डॉक्टर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात भी कर लेते हैं। रुस्तम हमारे साथ हैं और रुस्तम के साथ हमारे साथ डॉक्टर सिद्रा वजाहत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू सुबह का समा। रुस्तम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे था कि आप अपनी टांग से महरूम हुए थे? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे समा पे मौका दिया है। और ये 2007 में मेरे साथ ये हादसा हुआ था, साइकिल की चोट लगी थी जिसकी वजह से ना मेरी घुटने से नीचे कैंसर हो गया था, तो इसी वजह से ये कटी हुई है ना, तो उसके बाद ये डिसेबिलिटी है मेरी। अच्छा, तो फिर आपने फिर ज़िंदगी आपके लिए एकदम से कितनी मुख्तलिफ हो गई और फिर आपने कब से फिर ये काम करना भी शुरू किया? बिकॉज ऑफ कोर्स टांग के बगैर बाइक चलाना कोई आसान चीज़ नहीं होती। हाँ बिल्कुल मैम, 2007 के बाद 2 मंथ में ही मेरी टांग कट गई थी, तो उसके बाद हालात कुछ इस तरह हो गए थे कि मैं चाहता था कि बस अल्लाह पाक मुझे मौत दे देना, तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान की सपोर्ट से और दोस्तों की सपोर्ट की वजह से आज मैं इतना काबिल हो चुका हूँ कि मैं ख़ुद कमा लेता हूँ। और साथ साथ मैंने जो स्टडी की है, मेरा ये मानना है कि जो लड़का या जो भी इंसान तालीम हासिल करता है तो उसको शऊर आ जाता है, तो ये तालीम की वजह से ही मुमकिन है कि मैं अभी कमा भी लेता हूँ और साथ साथ स्टडी भी कर लेता हूँ और अपना हक हलाल की इसी में बहुत खुश हूँ। सही, तो अपनी जो आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप इतना कमा लेते हैं कि आप आराम से अपनी फ़ीस भी पे कर देते हैं? मैम अभी फ़ीस का इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने खैर किया तो ये मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, अभी तो मुश्किल से बस ये पूरा हो गया है। अच्छा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने आगे भी स्टडी को कंटिन्यू, मैम मैं बीए का रेगुलर स्टूडेंट हूँ, इधर ही ओपन यूनिवर्सिटी में। पार्ट टाइम मैं फूड पांडा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबल हो जाएं हालात। अच्छा, ये बताएं कि सारा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो डॉक्टर सारा हैं, वो डायनामिक प्रोस्थेटिक की जो है वो GM भी हैं। डॉक्टर सारा, आपका इनसे रब्ता कैसे हुआ था रुस्तम से? मैम हमने एक ट्विटर पे पोस्ट देखा था जहाँ पे देयर वाज अ गर्ल हु वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम, तो उन्होंने कहा कि जी इनको जो है वो हेल्प की ज़रूरत है और इस तरह टांग की भी, तो हमने फिर वहाँ से इनका नंबर हमें मिला और हमने फिर इनको कांटेक्ट किया। हमने इनको ऑफ़र की कि हम इनको जो है वो एक आर्टिफिशियल लेग लगा देते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ये अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ की तरफ दोबारा जा सकेंगे। सही। अच्छा, इस प्रोसेस के हवाले से बताइएगा कि कब तक जो है उनकी टांग लग जाएगी? जी बताइए। जी मैम आप बोलें। रुस्तम बता दें। जी टांग अभी रिसेंटली विद इन 5 डेज़ इंशाल्लाह ये हमें मिल जाएगी। और सर ने बहुत तावन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। डायनामिक जो इधर F8 सेंटर में F8 मरकज़ में इनकी हॉस्पिटल है और इनके तवस्सुफ़ से मैं ये टांग के लिए तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं ना, इसी जिद्दोजहद में था कि अल्लाह पाक मुझे कहीं से ऐसी हेल्प हो जाए कि मैं टांग मेरी लग जाए। तो मैम ने वीडियो बनाई है और उस वीडियो की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मसला हल हो गया है। अच्छा, तो इंशाल्लाह 5 दिनों में आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा जब आपको टांग लग जाएगी। आपके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल है? मैम सबसे पहले तो मेरी वालदा बहुत खुश है इस मामले में और पूरा ख़ानदान ही, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे हम खुद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो अल्लाह ने करम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मसला हल हो गया है।
तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सही। डॉक्टर सारा, आप भी बताइएगा कि क्या टांग लगने से रुस्तम जो है बिल्कुल नॉर्मल चल फिर सकेंगे? मैम इसमें जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं ना वो पिन लॉक सिस्टम है। पिन लॉक सिस्टम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसमें जो है ना वो स्टंप जो जहाँ से टांग कटी होती है ना उस एरिया को इस तरह ग्रिप कर लेता है कि उसमें लूजनिंग वगैरह के इश्यूज़ नहीं आते ना, तो पेशेंट काफ़ी कॉन्फिडेंटली चल लेता है और ऑलमोस्ट क्लोज टू नॉर्मल उसका लाइफस्टाइल हो जाता है। यानी कि बड़े आराम से ये अपनी बाइक पे चला सकेंगे और इंशाल्लाह आगे अल्लाह ने चाहा उनको गाड़ी दी तो आराम से गाड़ी भी चला पाएंगे अपनी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद थी और रुस्तम भी हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह 5 दिनों में रुस्तम की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है होनी जा रही है कि रुस्तम को प्रोस्थेटिक जो है वो टांग वो लग जाएगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।